पेपर अध्ययन श्रृंखला में अभी तक रीट में जो लेवल 2 के जो पेपर थे वो सभी पेपरों को हमने देख लिया है। अब हम लेवल 1 में जो पेपर हुए थे उन पेपरों के जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं उनको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार के प्रश्न लेवल 1 में पूछे गए थे साइकोलॉजी के। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं। तो यहाँ कथन ए जो है यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, ये कथन सही नहीं दिया गया है। उसके अलावा सही कथनों को भी देख लेते हैं। इनमें जो कथन सही दिए गए हैं कि बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावनाएं होती हैं। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। ये सभी सत्य हैं, लेकिन एक कथन वाला यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, ये असत्य है। अगला प्रश्न है जब खालिस्तान यानी विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होता है। यानी विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, तो ये विकास होता है। अगला प्रश्न है जिसे में बोनस दिया गया है। प्रश्न था कि निम्नलिखित में कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। तो बचपन की विशेषता नहीं है, ये प्रश्न में बोनस दिया गया। अगला प्रश्न, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो ये आनुवंशिकीय वातावरण से संबंधित हैं। प्रकृति एवं पोषण विवाद जो है ये आनुवंशिकीय वातावरण से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 होती है। अगला प्रश्न है, स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन में यहाँ पर प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने के लिए, छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु, छात्र एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए। तो यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में सही है कि समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष में होगी। तो यहाँ 16 वर्ष की आयु का बच्चा है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में उसके 75 अंक हैं। तो यहाँ बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100 बराबर 75। तो इसे कैलकुलेशन से हम इसको निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत थॉमसन द्वारा दिया गया। प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह थॉमसन द्वारा सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। तो कथानक संप्रत्यय परीक्षण जो है ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। उसके अलावा ये साक्षात्कार ये जो है ये आत्मनिष्ठ विधियां हैं, निधान मापनी अवलोकन। लेकिन यहाँ पूछा है प्रक्षेपी विधि, तो कथानक संप्रत्यय परीक्षण जो है। अगला प्रश्न है, ये जो कथानक संप्रत्यय परीक्षण मार्गन मुरे द्वारा दिया गया था वो जिसे हम TAT के नाम से जानते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है। सृजनात्मकता जो है वो अपसारी चिंतन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। विकसित भय और चिंता से मुक्ति को समायोजन को बढ़ावा देती है। चिंता से मुक्ति होती है समायोजन के द्वारा, विकसित भय और चिंता से मुक्ति। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं। तो यहाँ प्रतिभाशाली बालक जो होगा वो अभिव्यक्ति में नव्यता रखेगा। प्रतिभाशाली बालक में जिज्ञासा होगी। उसके अलावा प्रतिभाशाली बालक जो है वार्तालाप प्रिय नहीं होगा, अति सक्रियता है उसमें नहीं होगी। लेकिन यहाँ लक्षण बताए हैं, अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा प्रतिभाशाली बालक के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया था कि बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक आयु गुणा 100 जो है ये टर्मन के द्वारा 1916 में दिया गया था। लेकिन यहाँ विलियम स्टर्न को भी ऑप्शन में सही माना है कि स्टर्न और टर्मन ये दोनों ही इस क्वेश्चन के आंसर यहाँ बुद्धि लब्धि के सूत्र के दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धि की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावनाएं हैं। तो यहाँ डिसलेक्सिया जो है पढ़ने से संबंधित विकृति यहाँ पर देखने को मिल सकती है रवि में, क्योंकि रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित किया गया वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने में, वर्तनी में और सामाजिक विज्ञान
और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। तो यहाँ पढ़ने और वर्तनी से बात आई है, यहाँ वर्तनी से संबंधित बात आई है, ग्रेड बहुत कम है और उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। लेकिन रवि लेखन कौशल में अच्छा है, तो रवि में अधिक संभावनाएं होगी पढ़ने से संबंधित है। तो यहाँ डिसलेक्सिया प्रकार की दी गई है। यहाँ गणित से संबंधित जो विकृति होती है उसे डिसकैलकुलेरिया कहते हैं, लेखन से संबंधित जो विकृति होती है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं, और बोलने से संबंधित जो विकृति होती है उसे डिस्फेजिया कहा जाता है। और पढ़ने से संबंधित विकृति यहाँ से आंसर दिया गया डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया? तो स्किनर द्वारा दिया गया कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, कक्षा दो की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? ये सकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है। यहाँ पर कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल कराए और अगले दिन बाजार में जब सामान खरीदा तो दुकानदार के द्वारा की गई गलती को उसने पहचाना। तो ये सकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है, वो द्वंद्व कहलाता है। जब व्यक्ति में एक समय में दो विपरीत इच्छाएं होती हैं तो द्वंद्व कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। उस उदाहरण को चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी में आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण दिया गया है, जिसमें मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा का कार्य हो रहा है। मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि एक नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि है, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो यहाँ BS ब्लूम के द्वारा अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया गया। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया था और कोहलर के द्वारा अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? तो ये बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। दोबारा देखते हैं प्रश्न है, बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? ये बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। अगला प्रश्न है, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम करने के निर्धारित घंटे 45 घंटे जो हैं वो प्रति सप्ताह शिक्षकों के लिए निर्धारित घंटे रखे गए। निम्न में कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो यहाँ अभिक्षमता जो है ये उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो यहाँ बच्चा जो है वो शिक्षणार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में बच्चा एक महत्वपूर्ण केंद्र रखता है। अगला प्रश्न है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। एक चिंतनशील जो शिक्षक है कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। ऑप्शन में यहाँ व्याख्यान सुन सके, कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सकें, कक्ष के अनुशासन बनाए रखें। लेकिन यहाँ एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ पूछना है। यहाँ एक शोध जिसे तत्काल समस्या को हल किया जा सके क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो एक शिक्षक की जो भूमिका है एक सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो यह मूल्यांकन का उद्देश्य उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। तो यहाँ मूल्यांकन का उद्देश्य दिया है उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों को उनके सही क्रम में मिलान करना है यहाँ पर। तो समीप दूराभिमुख दिशा का जो सिद्धांत है ये शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि करना। सिर और पदाभिमुख दिशा का जो सिद्धांत है ये सिर से पैर की ओर विकास। अंतःव्यक्तिक विभिन्नताओं का जो सिद्धांत है वो बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतराव्यक्तित्व विभिन्नताओं का जो सिद्धांत है ये किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है।
अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, विकास खालिस्तान की ओर बढ़ता है, तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो रीट 2022 फर्स्ट लेवल के अंदर पूछे गए थे और हमने अभी तक लेवल 2 के सभी पेपरों के साइकोलॉजी के क्वेश्चन देख लिए हैं।